So hello everyone, welcome to the channel Statistica Hub. So today we are going to discuss this particular problem from ISS 2022, the paper Econometrics. Okay. So विवेक मोड क्या रखना चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी? हिंदी सर। हिंदी। ओके ओके। तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है? हमें बोला गया है कि यू हैव टू कंसिडर ए MLR मॉडल, ओके, सच दैट y इक्वल टू सम बीटा x प्लस सम एरर टर्म, जहाँ पे इन सब के ऑर्डर मैंने लिख दिए कि भैया y का ऑर्डर है n×1, x का ऑर्डर है n×k, बीटा का ऑर्डर है k×1 और म्यू का ऑर्डर है n×1। ओके। Derive the instrument variable estimator of beta when the number of instruments is greater than the number of explanatory variable. Okay, we have to do this particular thing. So टेक्निकली अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं पहले यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि हमें बीटा के इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल एस्टिमेटर डिराइव करने हैं। कब? जब हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो कोई ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लेस देन नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो। करेक्ट? या ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि भैया अगर हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें इंटरप्रिटेशन भी देना है विद 2 SLS के साथ। ओके, सो टेक्निकली इस सॉल्यूशन में जितना भी इसके पास थ्योरी होगा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जितना भी पोर्शन होगा मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो भी अपने पास एक्सप्लेनेशन के तौर पे आएगा, जो भी डेरिवेशन के तौर पे आएगा, वी विल कवर द ऑल द थिंग्स। हाँ, हो सकता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाए हर प्रॉब्लम के साथ, मैं उसको लीव ऑन द रीडर कर दूं, कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो खुद से ट्राई करे उसको। उससे रिलेटेड जितना भी पोर्शन होगा वी विल कवर दैट थिंग। Okay, so let's start. So we are having the initial model. So this is my model y, that is n×1. Okay, y n×1 plus, okay, that is given x, that will be n×k, and some beta k×1 plus some error term n×1. This is the model. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं पूछता हूँ कि भैया हमारे पास MLR मॉडल है, जब तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो तो एस्टिमेशन वगैरह के लिए, तो तुम्हारे पास क्या कोई अजम्पशन होती है? सबसे बेसिक अजम्पशन, तो हमारे पास जब भी तुम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हो तो हमारे पास एक जनरल अजम्पशन होती है। वो अजम्पशन क्या बोलती है कि भैया हमारे जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट इन द सेम मैनर, क्योंकि उसमें थ्योरी भी रिलेटेड होगी। तो जब तुम प्रॉब्लम को करोगे तो सिर्फ तुम्हें 2 पेज नहीं पढ़ने, कम से कम 5 से 6 पेज पढ़ने हैं कि उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट भी एक साथ आ जाए। ओके, सो यू आर हैविंग द अजम्पशन, और अजम्पशन क्या है हमारे पास? दैट द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड द एरर टर्म्स, you can just call them disturbance also, are independently distributed। जब एकदम बेसिक मॉडल पे हम बात करते हैं, जब इनिशियल मॉडल है हमारे पास जिसमें हमने एकदम जनरल सेटअप लेना है, उस केस में हमने क्या करना है कि हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जो डिस्टर्बेंस टर्म है, दे आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी कोई बोलेगा भैया यहाँ पे तो हमें इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स का यूज करना है, तो उसके लिए अलग सिनेरियो होता है। तो उसके लिए ये बेस है कि पहले तुम्हारे पास ये था। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? दैट इज द आइडिया। तो अगर हम इस चीज को लेके आ जाते हैं मॉडल के अंदर कि भैया अगर हमारे पास जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और डिस्टर्बेंस है वो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन डिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दैट केस जो तुम बीटा के एस्टिमेट निकालोगे दैट विल नॉट कम आउट टू बी नॉट ऑप्टिमल, और यू कैन सिंपली से बेस्ट। अब इसको डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है। तो जब हमारे पास ये अजम्पशन फेल कर जाती है, सो राइट द स्टेटमेंट व्हेन the above assumption fails, we use instrument variable estimation। इसी तरीके से हमने पहले पढ़ा था जब हमने थ्योरी कवर की थी कि जब ये ऑप्टिमल कंडीशन नहीं बन पाती है, हमारे पास ये डिस्टोर्शन आ जाता है कि डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म, उस केस में हम इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। ओके,
तो भैया सेटअप क्या होगा इस चीज के लिए? सो विवेक, डू यू रिमेम्बर हमारा सेटअप क्या होता था? कि इनिशियली सेटअप कहूँ या फिर क्या कंडीशन है जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स को बीच में लेके आते हैं? अभी ऊपर मैंने छोटा सा एक्सप्लेन भी किया। सर सर मतलब कि प्लेम ऑफ एक्स प्राइम म्यू हम्म। डिवाइड बाय एन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों कोरिलेटेड कोलिनियर हो लिनियर। जाएंगे। yeah. So just write the thing that you are having the initial setup that is looking like this thing that you are having. Suppose that one or more explanatory variables are correlated with the disturbance term. जो एग्जैक्ट चीज अभी विवेक ने बताई। सो वी आर हैविंग पी लिम 1/n x ट्रांसपोज एरर टर्म दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। जो भी मैंने लिखा कि भैया ऑप्टिमल नहीं होंगे, सो उसका मीनिंग क्या है? सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अगर मैं ओएलएससी में बात करता हूँ, तो ओएलएससी में हमारा एस्टिमेट क्या होता है? वी आर हैविंग बीटा दैट विल बी एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, करेक्ट। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दो अपने मॉडल वाली। सो व्हाट वी आर हैविंग x ट्रांसपोज x, उस पूरे का इनवर्स x ट्रांसपोज x बीटा प्लस द एरर टर्म। ओके, अब अगर मैं इसको सोल्व आउट करना चाहूं, सो व्हाट वी आर हैविंग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला फैक्टर बीटा बन जाएगा, दूसरे फैक्टर के साथ ये पूरा रहेगा अलोंग विद द एरर टर्म। ओके, अगर बीटा वाले पार्ट को मैं लेफ्ट में लेके जाता हूँ, वी आर लेफ्ट विद बी माइनस बीटा दैट इज कमिंग आउट टू बी एक्स ट्रांसपोज एक्स पूरे का इनवर्स एक्स ट्रांसपोज यू, करेक्ट। अब इसके अंदर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अगर n को, सो वी कैन सिंपली राइट डिवाइडेड बाय n एंड दिस इज आल्सो डिवाइडेड बाय n। नो इश्यू इन दिस वन, क्योंकि अपने पास इनवर्स में था, वो कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, अब अगर हम p लिम लगाते हैं यहाँ पे, सो व्हाट वी विल बी हैविंग p लिम b माइनस बीटा, ओके, दैट इज कमिंग आउट टू बी p लिम x ट्रांसपोज x ओवर n पूरे का इनवर्स एंड वी आर हैविंग द अदर टर्म आल्सो देयर। ठीक है, ये वाली टर्म हो रह जाएगी। सो एक्स, अच्छा मैं इसको खींच सकता हूँ, या एक्स ट्रांसपोज यू ओवर एन। ठीक है, अभी ये कंडीशन अपने पास फेल कर जा रही है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो यू कैन सिंपली कंक्लूड दिस थिंग इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0, राइट। तो अगर हम अज्यूम करके चल लेते हैं थोड़ा, सो लेट्स अज्यूम वी आर हैविंग p lim x transpose x over n, this factor, this is coming out to be, let's say, some q, one particular matrix. Okay, and if I say this matrix exists and this is non-singular, okay, along with that we are having the condition on this q that it is positive definite matrix with rank k, with rank k। अब कोई पहले मेरे को ये बताए कि भैया पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? विच मैट्रिक्स आर नोन एज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स? सर यहाँ समेशन एक्स एक्स होगा ना? कहाँ पे? सर प्लेम ऑफ एक्स प्राइम एक्स डिवाइडेड बाय एन बराबर, Shweta मतलब Yadav has कोवेरिएंस। left the meeting. सॉरी, दोबारा बोलना वो। सर प्लेम ऑफ एक्स प्राइम एक्स डिवाइडेड बाय एन बराबर, तो ये सर कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ एक्स एक्स होता है, समेशन एक्स एक्स होगा। I'm just saying that assume that this is coming out to be some q. यस सर, आपने क्यों उसको लिख लिया? Shweta Yadav has entered the waiting room. Press CMD plus tilde to open pop-up or go to the participants panel to admit participants. Can we hear this? हाँ हेलो, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि हमने उसको एक मैट्रिक्स ही मान लिया q। ओके, अब यहाँ पे लिखा मैंने कि दैट विल बी पॉजिटिव डेफिनेट, तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है?
सर पॉजिटिव रहेगी और मतलब कि इनफाइनाइट नहीं रहेगी। सो टेक्निकली पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के ब्रैकेट में लिखो a matrix that is symmetric, a matrix that is symmetric and all the eigenvalues are positive. That particular kind of matrix is known as positive definite matrix. सर रिपीट सर। So positive definite matrix is a matrix in which you are having the symmetricity, that the matrix is symmetric, plus all the eigenvalues are positive. ओके, यहां तक लिखा। अब यहां से अपने को पता चल गया कि भैया ये दिस इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, then you can simply conclude that we are having p lim of b that is not coming out to be beta. This makes the OLSC inconsistent. तो जो हम स्टार्टिंग में देख के चले थे कि अगर अजम्पशन फेल कर जाती है तो होगा क्या, तो वो कुछ ऐसा होगा कि भैया हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऑप्टिमल में वही था कि भैया हमारे पास जो एस्टिमेट कर रहे हो दैट एस्टिमेटर इज नॉट कमिंग आउट टू बी कंसिस्टेंट। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है भैया हमें कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालने हैं। ऐसे केस के अंदर तो हमें इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल का यूज करना होगा। ओके, सो इन व्हाट सेंस, सो सिंपली राइट, सो टू एस्टिमेट a consistent estimator, to estimate a consistent estimator of beta, we will assume that there exists a set of L variables. Okay, and these variables basically the Z. Okay, such that you are having the condition, the first condition, बताओ इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्या क्या कंडीशन थी विवेक? सर प्लेम ऑफ जेड प्राइम एक्स डिवाइडेड बाय एन इज मतलब कि नॉट इज इक्वल टू समेशन इज नॉट एक्स। इक्वल टू 0, करेक्ट करेक्ट। सो पहला अपने पास यही था, p lim of z prime x over n that is not equal to 0, that mean to say हमारे इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है रिग्रेसर से वो कोरिलेटेड है। सेकंड चीज, जब इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल बना रहे थे तो हम इसी तरीके से उनको बना रहे हैं कि भैया हमारे पास एरर टर्म से वो इंडिपेंडेंट आ जाए, सो दैट हम अपने मॉडल के ऊपर काम कर पाए, एफिशिएंट एस्टिमेटर्स ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकाल पाए। सो द सेकंड प्रॉपर्टी, assumption p lim g dash u over n that equal to 0। देखो जो भी मैं सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ उनमें मैं जो भी लाइन लिख रहा हूँ उनमें से एक भी चीज को मिस मत करना, दे ऑल विल बी रिक्वायर्ड। उसके बाद तुमको प्रॉपर सॉल्यूशन बाद में फ्रेम करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रीसाइज सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये 4 पेज 5 पेज में चलेगा तो एग्जाम में तुम 4-5 पेज नहीं लिखोगे, वहां पे मैक्सिमम तो 2.5 से 3 पेज लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन अजम्पशंस के थ्रू अगर मैं लिखना चाहूँ कि हमारे पास जो जी वेरिएबल्स हैं दे आर नोन एज योर इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स। ओके, तो हम इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करने तक आ चुके हैं। अब इससे आगे के स्टेप पे आते हैं। अब भैया हमें कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालने हैं, तो फिर से तुम्हें कुछ ना कुछ अजम्पशंस तो लेके चलनी पड़ेगी, तभी तो तुम कंसिस्टेंसी के ऊपर आ पाओगे, मॉडल को एस्टिमेट कर पाओगे। ओके, सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेग इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम और द सॉल्यूशन। सो assumptions to construct an alternative to OLSC। OLSC तो कंसिस्टेंट आ नहीं रहे थे तो उसका अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। सो assumptions to construct an alternative consistent estimator of beta। ओके, तो ये तुमने जब रेगुलर क्लास थी तब जो जो चीजें लिखी थी वही चीज मैं दोबारा लिखने वाला हूँ। सो मे बी वहां पे नोटेशंस अलग हो सकती हैं, यहाँ पे नोटेशंस अलग हो सकती हैं, नोटेशंस में डिफरेंट हो सकता है कुछ भी। ओके, सो सबसे पहला अपने पास है p lim g dash g over n
that you can just consider this to be some matrix, let's say QZZ, and if I say this exists. ओके, सेकंड हमारे पास केस था जो अभी हमने ऊपर लिखी है वही चीजें, that P lim G dash U over M that is coming out to be 0. Okay, that you can simply write that the variables in G are uncorrelated with error term in limit. Okay, in limit, that is an important point. Okay, third point, we go for P lim G dash X over N that is coming out to be QZX. Okay, इस चीज को हमने QGX मान लिया है, और अभी पीछे हमने कुछ पढ़ी होंगी वही चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टी। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास, दिस इज सम फाइनाइट एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके साथ भी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, दैट दिस इज ऑफ फुल रैंक। सो दिस इज ए फुल रैंक मैट्रिक्स। फुल रैंक मैट्रिक्स क्या होती है? सर जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। राइट, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। फाइन, सो टेक्निकली इसके बारे में तुम लिख भी सकते हो फुल रैंक के रिस्पेक्ट में, दैट ए मैट्रिक्स having its rank as the maximum possible rank. टेक्निकली वही मीनिंग, डिटरमिनेंट 0 में होगा। ओके, चलो अब सारे अजम्पशन सब कुछ हो गए हैं। अब वी विल गो ऑन स्लाइटली फर्दर कि भैया आप काम कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, टू कंस्ट्रक्ट a new estimator, we start by pre-multiplying the model by some W dash G dash, ओके। इसके अंदर ही अगर मैं आना चाहूं तो सबसे पहले तो भैया हमारे W है क्या? एनी आइडिया W क्या है? So write something about W, that W is a L cross K weighting matrix. बस इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होती है, वेट्स वगैरह हम किस तरीके से लेके आते हैं वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी वे में सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाती है। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या है, एक वेटिंग मैट्रिक्स है, बस इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है। सो द रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस, दैट रैंक मस्ट बी इक्वल टू K। तो वेटिंग मैट्रिक्स की रैंक हमेशा K के बराबर होती है, जितने हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या फिर जितने हमारे पास एक्सोजेनस वेरिएबल्स हमारे मॉडल के अंदर होते हैं। ओके, इफ वी मूव अहेड, तो भैया हमारे पास इस एस्टिमेशन के अंदर मतलब अब अप्रोच कैसे करेंगे, व्हाट इज द आइडिया, वी डिफाइंड अ लॉट मोर थिंग्स, सारे अजम्पशंस लिख लिए, किस वे में हम क्या क्या चीजें करते थे। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, राइट दैट थिंग, दैट द आइडिया of instrument variable estimation of beta is to approximate W dash G dash W to 0।
कि इस चीज को फाइंड करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ऐसा जैसे ही करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, we get a system of equation. Okay, and as per the calculations we will be getting jab w dash g dash beta iv that equal to w dash g dash y. ठीक है, अब बात करते हैं भैया हमारे पास L क्या था और K क्या था। L क्या था, जो हमारे पास G है उसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं इसको काउंट करेगा। K क्या है, हमारे मॉडल के अंदर कितने एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं। ओके, अब तुम्हारे पास जो ये प्रॉब्लम थी, अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाता हूँ एकदम स्टार्टिंग में, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि भैया हमें इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल एस्टिमेशन करना है जब हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो इसके कहने का मतलब हमारे पास कौन सा केस आएगा, व्हेन L इज ग्रेटर देन K, राइट। इन्हें हमें ये चीज सोल्व करके दिखानी कि अगर जो हमें यहाँ पे सोल्व करना है दैट इज L ग्रेटर देन K, इसके लिए हमें सोल्व आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग केस बन सकते हैं। सबसे पहला L इक्वल टू K भी हो सकता था, L ग्रेटर देन K भी हो सकता था, थर्ड केस L लेस देन K भी हो सकता था। ओके, अब खुद से आराम से सोच के बताओ कि इन तीनों में से कौन से केस में एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं होगा। इनमें से एक ऐसा केस है जिसमें तुम्हारे पास एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है। सोचो। लेस देन में। लेस देन में, तो यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए एक बार आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स को एक बार रीड कर लेना, उसकी जो थ्योरी है उसमें यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग, ये क्यों नहीं होगा। तो इसमें भी पॉसिबल होगा, इसमें भी पॉसिबल होगा एस्टिमेशन। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर ऑफ रिग्रेशर्स या फिर एक्सोजेनस वेरिएबल्स। इसके सॉरी इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटर देन है, दैट्स इट। इन दोनों में पॉसिबल है, इन दिस नॉट पॉसिबल। ओके, नो वन इज सपोज टू करेक्ट माई इंग्लिश कि सर इम्पॉसिबल आएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा पॉसिबल है। चलो सबसे पहला केस सोल्व करते हैं। एग्जाम में तुमको केस नंबर 2 सोल्व करने के लिए दिया था। सो टेक्निकली एज मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि जितनी थ्योरी है वो कवर हो, और एक अप्रोच भी देखेंगे किस तरीके से सोल्व हो रहा है। लेकिन जो एग्जाम में प्रॉब्लम है वो तो तुमको प्रैक्टिस करना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। ओके, व्हेन L इक्वल टू K। ओके, तो इस केस में अभी हमने पीछे की इक्वेशंस देखी हैं, तो उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वी कैन सिंपली राइट w डैश g डैश x बीटा iv दैट इज कमिंग आउट टू बी w डैश g डैश y। ओके, क्या मैंने पीछे कुछ मिस्टेक की है? हाँ, यहाँ पे x और आएगा। ओके, वी आर गेटिंग दिस थिंग। अभी यहाँ पे बोल रहा है भैया L और K बराबर है, तो अगर L और K बराबर है सो टेक्निकली हमें पता चल गया कि भैया हमारे पास जो डायमेंशन होगा किसका, G का, और जो डायमेंशन होगा X का, दे विल कम आउट टू बी सेम। अब X का डायमेंशन कितना था, X का डायमेंशन मतलब उसका ऑर्डर, याद करो इनिशियल मॉडल में ऑर्डर क्या था, n क्रॉस k, रिमेंबर। सो यू आर हैविंग द डायमेंशन दैट विल बी n क्रॉस k। ओके, तो यहां से हमको पता चलेगा कि भैया ये जो मैट्रिक्स बीच में हमारे पास बन रही है G डैश x that will be of k cross k order, and this is also positive definite. Write a statement that this is positive definite matrix. ओके, अब ऐसे केस के अंदर अगर तुम जहां पे L इक्वल टू K है और मैं वेटिंग मैट्रिक्स की बात करूं, तो भैया जब L इक्वल टू K है तो तुम्हें वेट देने की कोई नीड है ही नहीं। अगर L इक्वल टू K नहीं होता उसके केस में क्या है, तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल ज्यादा है एक्सोजेनस वेरिएबल से, तो अगर वो ज्यादा है तो हमें वेट देने पड़ेंगे कि किसको हमें मॉडल में रखना है।
अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास सबका वेट इक्वल है क्योंकि सारे हमने कंबाइन किए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं W को 1 ले लूं, 1 कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले लूं, दैट विल मेक माई प्रूफ। ओके, सो जैसे इसको ये रिप्लेस करते हैं, देन वी आर गेटिंग G डैश X बीटा IV, वी आर गेटिंग W डैश G डैश Y। ठीक है, W डैश भी 1 हो जाएगा। Okay, so we can simply see beta IV that is coming out to be G dash X पूरे का inverse and we are having G dash Y. Correct? सर राइट साइड में भी तो W-1 होगा, I होगा। हाँ हाँ, वो मैं बोल गया ना, यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि इसको तुम I लिख लो, that doesn't make any difference, क्योंकि at the end मैंने किया वही है ना, इसको बस मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, अब देखो तुम खुद यस। यहाँ पे एक छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करके देखो। देखो पूरा लर्निंग वाला स्टेज है अपना, अपने को कोई वो नहीं है कि पूरा प्रूफ सही हो ये हो वो नहीं, सीखना है। यहाँ पे अगर मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स थे, अगर मैं इसको x के बराबर रख लूं, व्हाट वी आर गेटिंग, चेक। ध्यान से देखो, अगर मैं g को x के बराबर ही रख दूं, देन वी आर गेटिंग बीटा IV दैट इज कमिंग आउट टू बी x डैश x पूरे का इनवर्स x डैश y। ओके, सो वी आर गेटिंग बीटा IV दैट इज कमिंग आउट टू बी x डैश x पूरे का, व्हाट वी हैव, इनवर्स x डैश y। व्हाट इज दिस थिंग, OLSC। यस सर। ठीक है, सो मेक ए नोट अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट अंडर यूजुअल assumptions, under usual assumptions B is an, you can simply write this equal to OLSC wala B, under usual assumptions B is an instrument variable estimator of X instrument variable estimator of X लिखा गया मैंने, of beta keeping X as instrument variable estimator keeping X as its own instrument। यहां तक समझ आया? ओके, तो यहां तक समझ में आया कि जब हमारे पास x को ही हम इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, देन वी आर हैविंग दिस सेटअप दैट OLSC आ जाता है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जो तुमने क्लास नोट्स में लिखी भी होंगी। सो इफ आई कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा IV। ओके, सबसे पहली तो कंसिस्टेंसी। तो क्या ये कंसिस्टेंट होते हैं? यस सर। होते हैं। सो वी आर गेटिंग बीटा IV, बट वी आर गेटिंग दिस थिंग, सो सिंपली राइट दिस थिंग G डैश X इनवर्स G डैश Y। ओके, y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, सो इफ आई डिलीट दिस थिंग एंड इफ आई रिप्लेस, सो दैट विल बी x बीटा प्लस म्यू। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, वी आर गेटिंग G डैश X उस पूरे का इनवर्स, वी आर हैविंग G डैश X, ओके, बीटा प्लस G डैश X इनवर्स एंड वी आर हैविंग G डैश U। ओके, सब यहाँ पे डिवाइड बाय एन करूं, डिवाइड बाय एन करूं, डिवाइड बाय एन करूं, डिवाइड बाय एन करूं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, अब जो अजम्पशंस तुम स्टार्टिंग में लेके चले थे, अभी जो मैंने अजम्पशंस लिखवाई थी, सो अंडर द अजम्पशन व्हाट वी आर गेटिंग, prelim of बीटा IV
दैट इज कमिंग आउट टू बी एज पर माई मैट्रिक्स, जो मैंने मैट्रिक्स नोटेशन की थी, ये क्या थी, क्यू जी एक्स, उसका इनवर्स है। सो क्यू जी एक्स इस पूरे का इनवर्स, द नेक्स्ट वैल्यू दिस इज क्यू जी एक्स बीटा प्लस क्यू जी एक्स इनवर्स, and we are having this thing, so that is something p lim g dash u over n, correct। अब ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यू आर लेफ्ट विद बीटा ओनली, सो वी आर लेफ्ट विद बीटा, और अंडर द assumption this was coming out to be 0, so we are getting beta, so you can simply say that we are having the p lim that is coming out to be p lim of biv, that is coming out to be beta, so under p it is like consistent। ओके ये पहली प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें हमारे इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल एस्टिमेटर्स की, सो वी आर हैविंग असिम्प्टोटिक नॉर्मल, असिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी। ओके ये भी हमने क्लास में कन्वर्ट किया होगा, कवर किया होगा। सो असिम्प्टोटिक के लिए हमें सिंपल सा रूट एन लिखना होता है, और उसके बाद जो बीटा आई वी है किसको एस्टिमेट कर रहे हैं, बीटा को। ओके राइट द स्टेटमेंट, रूट एन ऊपर वाली इक्वेशन से उठाओगे, सो यू विल बी गेटिंग जी डैश एक्स और पूरे का इनवर्स जी डैश यू। ओके अब यहाँ पे इस रूट एन को कंबाइन करना है इनके साथ, सो दैट मैं पीलिम वगैरह का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर पाऊँ, जो हमारे पास मैट्रिक्स वगैरह थी। ओके सो यू कैन सिंपली से, अगर मैं रूट एन को कंबाइन करना चाहूँ तो क्या हम किस तरीके से कर सकते हैं, डिवाइड बाय एन वगैरह करना है मेरे को, डिवाइड बाय एन करता हूँ, डिवाइड बाय एन करता हूँ, ठीक है कर दो, सिंपल हो गया ना ये तो, जी डैश एक्स ओवर एन इनवर्स रूट एन जी डैश यू ओवर एन, करेक्ट, नो इश्यू because root n is a constant। okay now we have to apply the CLT, so if we apply the CLT then इस वाली चीज को लिखो या फिर किसको लिखें, इसको देखें। so if you write root of n g dash u by n, then this will go in distribution to n 0 comma sigma square q z z, okay this is some sort of constant, this is a matrix। ओके सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अब इसके साथ ही अगर मैं इस चीज को कंबाइन करना चाहूँ, देन यू कैन सिंपली सी रूट ऑफ एन बीटा आई वी माइनस बीटा दैट इज गोइंग इन डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज के बारे में हमने अभी अभी देखा, ये इसी चीज का कॉम्बिनेशन है। सो एन 0 कोमा सिग्मा स्क्वेयर क्यू जी जी, ओके यू आर हैविंग वन मोर फैक्टर क्यू, इस फैक्टर की वजह से दैट इज क्यू जी एक्स, क्योंकि जी एक्स है इनवर्स, ये वेरिएबल यहाँ पे रह गया, अब स्क्वायर करना है मैट्रिक्स फॉर्म में है तो दूसरा फैक्टर इधर आ जाएगा, सो यू आर हैविंग क्यू एक्स जी इनवर्स। okay that mean to say it is asymptotically normal। okay now if we go for the third property, so अगर मैं बोलूं कि भैया जो अपना सिग्मा हेड स्क्वायर है वो क्या होगा, एनी आइडिया अबाउट दिस वन, अगर याद करो, तुमने याद किया होगा that if you go for p lim of sigma square head that will come out to be sigma square, याद है ये चीज हमने की थी, हेलो Yes, विवेक, sir. ये चीजें हमने की थी, इसका थोड़ा Yes, sir. Yes. डेरिवेशन तब भी शायद हमने डेरिवेशन किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर दो। if we go for the derivation again, so what will be the sigma head square, so that will be 1 by n summation n, okay I running from like 1 to n। अब हमारे पास एरर टर्म रहेगा कहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल वाला, सो आई वी स्क्वेयर, okay you have to find this thing, so that will be 1 by n summation I running from 1 to n, and we are having yi minus x transpose b iv raised to the power 2। मैट्रिक्स फॉर्म में है तो सीधा स्क्वायर नहीं लिख सकते, यू आर गेटिंग 1 by n and this will be e i v transpose e i v, I just multiplied them, that is the square summation। okay if you go for now we have to find like what we are getting as this thing, ये चीज क्या होगी। सो अभी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है इससे, सो सिंपली इंट्रोड्यूस y माइनस एक्स बीटा आई वी। ओके बीटा आई वी की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, सो रिप्लेस दैट थिंग y माइनस एक्स
बीटा आई वी क्या था, जी डैश एक्स इनवर्स जी डैश वाई, राइट। ओके, y को अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा अपने पास, i माइनस एक्स जी डैश एक्स इनवर्स जी डैश वाई, करेक्ट। अब ये जो पूरी मैट्रिक्स तुम्हारे पास बन रही है इसको कुछ नाम दे देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। सो जैसे एम जी एक्स। ओके, तो अगर मेरे को इसको चलो पहले अगर मैं इसको ही पूरे को सोल्व करना चाहूं, सो वी कैन सिंपली राइट दिस इज आई माइनस एक्स जी डैश एक्स इनवर्स जी डैश वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, इनिशियल मॉडल आ गया यहाँ पे। सो वी आर गेटिंग एक्स बीटा प्लस द एरर टर्म। ओके, सबको मल्टीप्लाई करो। सो इसको इससे किया, व्हाट वी आर गेटिंग एक्स बीटा माइनस इस टर्म को इससे करेंगे, सो वी आर गेटिंग एक्स bar. Okay, so you are getting x g dash x inverse g dash x beta. okay, अगली टर्म को अगर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूं तो इसको नाम ही दे देते हैं दोबारा जो हमने ऊपर दिया था, m g x u, करेक्ट। ये कुछ इसके बराबर आ गया। ओके, नाउ इफ वी सोल्व इट फर्दर देन वी हैव टू गो फॉर द एस्टिमेट, दिस एस्टिमेट। सो दैट वाज आई वी ट्रांसपोज ई आई वी ओवर एन। तो इसका ट्रांसपोज लेके इसी से मल्टीप्लाई करना है। सो जस्ट चेक दिस वन, यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, u डैश m g x डैश m g x u ओवर n। ओके, तो सिंपली अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ इसी फॉर्म में, सो वी आर गेटिंग लाइक 1 ओवर n। ये चीज क्या होगी, u डैश, ओके g डैश n ये हमने यहाँ पे लिख रखी है। सो दैट इज i माइनस g, इसका ट्रांसपोज है आई का तो आई सेम रह जाएगा, ये इधर हो जाएगा। सो फ्लिप करते जाते हैं, सो जी डैश एक्स इसका इनवर्स एंड वी आर हैविंग एक्स ट्रांसपोज। ओके, द नेक्स्ट टर्म विल बी आई माइनस एक्स, सेम डिटो रह जाएगा, जी डैश एक्स इनवर्स जी डैश, और उसके बाद एक और टर्म है अपने पास u। ओके, इसको सोल्व आउट करो, तो जैसे इसको सोल्व आउट करोगे 1/n u डैश, ओके एक u और रहेगा इसके साथ, पहले टर्म के साथ का u। ओके, फर्दर सोल्व करेंगे तो -2, ओके माइनस जी नोट 2, दैट इज माइनस ऑफ जी u डैश x g डैश x इनवर्स g डैश u प्लस u डैश g डैश x इनवर्स x डैश x g डैश x inverse and g dash u. Just calculate this one, you will be getting something like this. Okay, इसके बाद जैसे तुम पीलिम लगाओगे, if you apply the plim on sigma head square, you will be getting sigma square. ओके, सो दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। जब हमारे पास केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 में क्या था, जब l इक्वल टू k था, उसके बारे में हमें जितनी डिटेलिंग देखनी थी वो हमने अभी भी कंप्लीट की। अब जो प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। ये हो गया पूरा थ्योरी, जितना भी कॉन्सेप्ट था इसके साथ रिलेटेड वो हमने पूरा पोर्शन कवर किया। जस्ट कवर दिस थिंग, यू विल गेट लाइक द आइडिया लाइक हाउ द थिंग्स आर बीइंग डन। चलो, यहां तक लिखा सभी ने? yes sir. ओके, नाउ वी कैन मूव अहेड। ओके, सो अब हमारा आता है केस नंबर 2 भैया जी। सो केस नंबर 2 में क्या है, L इज ग्रेटर देन K, जो तुम एग्जाम में करना भी था। सो टेक्निकली वो सारी थ्योरी याद रहेगी तभी तुम आगे वाली प्रोसीजर कर पाओगे। तो इसमें थोड़ा सा गंदा हो जाता है बट है आसान ही। सो सिंपली जस्ट कंसीडर दिस विल बी लाइक ए केस ऑफ 2SLS, जो प्रॉब्लम में भी पूछा गया था। यू हैव टू डिराइव दीज थिंग्स एंड यू हैव टू मेक सम कमेंट अकॉर्डिंग द 2SLS लाइक व्हाटएवर वाज द स्टेटमेंट। ओके, तो इसके अंदर अप्रोच क्या है, तो अभी हमने वेटिंग मैट्रिक्स के बारे में कुछ देखा था कि भैया हमारे पास L वेरिएबल है, हमें चाहिए K ही वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, सो वी कैन थ्रो L माइनस K इंस्ट्रूमेंट्स।
ओके, हम L माइनस के इंस्ट्रूमेंट्स को थ्रो कर देंगे क्योंकि हमें K से ही रिलेटेड काम करना है। ओके, इसके साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो, दो दिस इज नॉट ऑप्टिमल, इट इज नॉट ऑप्टिमल to lose some instruments. Okay, then simply write the instrument variable normal equations. They will come out to be g dash y that equal to g dash x beta plus g dash u. This will be a system of L cross K equation. ठीक है, अब इस वाले केस में हमें खुद पता है कि भैया L हमारा K से बड़ा है, तो तुम सारी चीजों को इक्वेट जीरो से नहीं कर पाओगे जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हम करके आए। तो यहाँ पे यू कैन मेक ए नोट that we cannot approximate all the g dash u equal to 0. This is not feasible simultaneously. So there exist at least L minus K non-zero residuals. ओके, तो पीछे जो हमने अप्रोच की है हम उसका डिटो सेम यूज करेंगे। तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, वेट लगा दूं, सो वी आर हैविंग w डैश g डैश x बीटा iv that equal to w dash g dash y. Okay, so in this setup we will define some different kind of estimator. So define a different IVE, instrument variable estimator. So let's say we are having GW that is coming out to be G dash G inverse G dash X. We are considering this thing कि जो GW है that is given to be this thing. Okay, इस पूरे के अंदर जो ये वाला पोर्शन है इसको just consider another matrix, let's say P of G. Okay, so what we are getting, this is nothing PGX. Just consider this to be some G pi hat and simply consider this to be some X hat. We will write more terms about the pi and X. Okay, हमने कुछ ऐसा अज्यूम किया जो हमने इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल एस्टिमेशन यहाँ पे किया. Okay, अब इसके अंदर just simply write that pi is the first stage parameter. Okay, it contains or it captures, you can write anything, it captures the strength of the instrument variables G. Okay, then say if my pi that is very close to 0, it is not powerful. इस तरीके से हमने G को डिफाइन किया एक पाई के साथ कंबाइन करके, सच दैट कि उसके अंदर जितना उसका वो था स्ट्रेंथ थी, जो भी वो काम करने वाला था वो सब उसके अंदर इंक्लाइन हो चुका है. तो अगर वो 0 के बराबर आ गया देन देयर विल बी नो पावर. दैट इज द थिंग. अब पूरी इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करना चाहें जो भी हमने ऊपर लिखा मॉडल के अंदर, सो अगर मैं इस वाले मॉडल को नीचे लेके आऊं देन व्हाट वी आर गेटिंग, द मॉडल इज w dash g dash x बीटा iv that is w dash g dash y. इसके साथ कंबाइन कर दो. अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे देन व्हाट वी कैन सी, देन वी कैन सिंपली सी x dash p g x okay b iv okay that is coming out to be x dash p g y. So what we are getting, you have to go for the biv. Okay, that will be, इसका इन्वर्स चला जाएगा उधर. ओके, सो वी आर लेफ्ट विद x ट्रांसपोज p g x इनवर्स p g y.
एक्स प्राइम पीजे वाई ना? कुछ मैंने क्या गलत लिखा? हाँ, एक्स प्राइम भी हो गया यहाँ पे। करेक्ट। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, अगर मैं फिर से किसी चीज को कंबाइन करना चाहूँ तो हमने एक एक्स हैट भी लिया होगा। ओके, सो वी आर सीइंग दैट एक्स हैट, और ये एक चीज है अपने पास, दैट पी जी एक्स दैट इक्वल टू एक्स हैट। इफ आई हैव टू कंबाइन दीज थिंग्स, देन व्हाट वी मे बी गेटिंग, कैन वी कंबाइन देम समहाउ? पी जी एक्स, यस सर, एक्स प्राइम एक्स कैप इनवर्स। सो इफ आई ट्राई टू राइट समथिंग लाइक, एक और पीजी चाहिए मेरे को। इफ आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस वन मोर पीजी, just think about this case, can we introduce something else? सर पीजी एक्स को एक्स कैप लिख दीजिए। एक काम करो, यहाँ पे एक और पीजी अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक्स डैश पीजी एंड पीजी एक्स इनवर्स, और एक्स डैश पीजी पीजी वाई, नो डिफरेंस? No difference, we can write something like this. Okay, then what we are getting, इस चीज को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ और इसको भी कंबाइन करना चाहूँ, या नाउ वी कैन कंबाइन, सो वी आर गेटिंग एक्स प्राइम एक्स हैट इनवर्स एक्स प्राइम एंड वाई हैट। जस्ट सी, गेटिंग दिस वन? तो जब हमारे पास ये, हमने क्या निकाल दिया, बीटा आई, दैट इज द थिंग। सो व्हेन my L is greater than K, then we are getting our beta IV that is looking like this thing. Then you have to write like what is X prime, X hat, that is PZX, introduce PZ also. How did we define PZ? Just keep that value G, G transpose Z inverse, G transpose. So इस वाले प्रॉब्लम के लिए ये वाला सॉल्यूशन रहेगा। तो ऑब्वियसली जब तुमको एग्जाम में लिखना होगा तो ये वाली चीज तो लिखनी है जो अभी मैंने यहाँ पे करवाई है केस नंबर 2 के अंदर। उससे ऊपर तुमको वो बेसिक्स पे लिखना है कि तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल क्यों लेके आते हो, ये सब चीजें थोड़ा बेसिक लिखना बेटर है। तो जो भी ऊपर मैंने पूरी थ्योरी करवाई है, इस प्रॉब्लम में जितना भी हो सकता था, आई कंबाइंड ऑल द थिंग्स। तो दूसरा प्रॉब्लम में आता है, यू कैन राइट द सेकंड प्रॉब्लम आल्सो। सो एक ही प्रॉब्लम में वी जस्ट कवर्ड 2 पार्ट्स। ओके, अब इसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी सी। ओके, इन प्रॉपर्टीज को मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक। ओके, पीछे वाले पार्ट से। सो सिंपली इफ आई राइट द प्रॉपर्टीज, और यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ 2SLS, क्योंकि 2SLS के साथ कंबाइन करना अपने को। तो सिंपली राइट सबसे पहली दैट बीटा IV इज कंसिस्टेंट, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज थी वही है यहाँ पे भी। सेकेंड, बीटा IV इज असिम्प्टोटिकली नॉर्मल। और जो एस्टिमेटर हमने अभी अभी किया है, इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as generalized IV estimator. So you can simply write GIV. अब उन्होंने एक पॉइंट और पूछा था, यू हैव टू मेक सम इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, राइट द इंटरप्रिटेशन आल्सो। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा IV with respect to 2SLS. Okay, so that will be, we are getting beta IV that is exactly equal to beta 2SLS, that is x prime inverse x at y. ओके, सो सिंपली यहाँ पे एक चीज और भी हम देख पा रहे हैं कि अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल को मैं एक्स हैट ले लेता हूँ,
that will work. Simple. ओके इसके नीचे एक नोट करके और लिखो, आई एम गेटिंग वन मोर कॉन्सेप्ट. नोट, in general we think of x that equal to some 2 pi plus some v. Okay, where you consider this v that is following some normal distribution with 0 comma sigma vvi, मतलब v का ही वेरिएंस. सर 2 पाई आगे क्या लिखा है? Okay, rewrite. We think that x equal to 2 pi plus some v, और जो हमारा v है that is following normal 0 comma sigma vvi. ओके कभी कभी ऐसा भी अज्यूम करके चल लेते हैं. सो इन दिस केस देयर इज वन मोर अजम्पशन दैट यू ऐड p lim g dash v over n that equal to 0, क्योंकि अगेन दिस इज कमिंग आउट टू बी सम एरर टर्म. ओके अब अगर ऐसा हो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो तो उस केस में क्या होगा. सो मेक वन मोर नोट that in the simplest case with one x variable, just consider the x to be 2 pi plus v जो अभी हमने पढ़ा. In this case you will get beta 2 SLS that will be equal to x hat inverse y. ओके सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, then you will be getting pi hat transpose g dash x hat maybe, then pi इस पूरे का इनवर्स pi hat transpose g dash y. You'll get something like this. Okay, so more or less अगर ये पार्ट नहीं भी लिखते हो, ये पार्ट नहीं भी लिखते हो, then also your proof goes well. यहाँ तक कर देना, that is fine. Okay, so that was your problem, the problem number 2b from the paper 2022. ओके तो इसमें जितना भी थ्योरी था वो हमने कवर किया. इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी उसको एक बार दोबारा से रिकैप करो. तो ये प्रॉब्लम काफी अच्छा था, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने एक साथ समझे. आई होप समझ में आया होगा. ओके सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ऑल द कॉपीराइट गोज टू स्टैटिस्टिका हब. Okay, that's all for today.